नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज अगर हम देश पर विहंगम दृष्टि डालें तो जो घटना चक्र चल रहा है, इस घटना चक्र में अगर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और निशिकांत दुबे द्वारा दिया गया सुप्रीम कोर्ट पर एक विवादास्पद बयान जो है उसको लेकर अगर हम बात करें तो क्या बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर आने वाले बिहार के चुनाव की तैयारियों में और उसके बाद जो चुनाव आने हैं बंगाल के अगले वर्ष, तो उसकी तैयारियों में जो एजेंडा है उसको फिक्स कर दिया है और उस एजेंडे के तहत ही चुनाव जो है उसकी स्ट्रेटजी मोहन भागवत जी ने और मोदी साहब और अमित शाह और योगी जी, राजनाथ जी, ये सारे लोग जो हैं उन्होंने मान लिया है क्या अब हिंदू कार्ड के बिना, हिंदू मुसलमान किए बिना या संवैधानिक संस्थाओं को हम कुचल कर या क्रश करके या उनकी स्वायत्तता को भंग करके क्या हम चुनाव जीतेंगे? क्या ये बिहार का चुनाव जो है वो दींगा मस्ती और गुंडागर्दी से जीता जाएगा? और उसी के संदर्भ को लेकर जिस प्रकार की घटना चक्र हो रहा है और देश में जो आपदाएं हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। अभी आप देखें उत्तराखंड में क्या हुआ। उत्तराखंड में बादल फटा और पानी का वेग इतना तीव्र था कि वो सबको अपने साथ बहा के ले गया। इस घटना का मैं इसलिए भी जिक्र करना चाहूँगा, क्या बीजेपी और आरएसएस मिलकर इस हिंदुत्व कार्ड को बाकी लोग जो वोटर हैं, जिसमें एससी हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो बाकी दलित हैं, पिछड़े हैं, वनवासी हैं या आदिवासी हैं, क्या उनको भी इस धारा में बहाकर ले जाया जाएगा? और क्या आरएसएस बीजेपी मिलकर ये सोच रहे हैं कि हमें मुसलमानों के, ईसाइयों के, अभी मुंबई में गिराया गया जैन मंदिर, तो उनके भी वोट हमें नहीं चाहिए। यदा कदा जो भारतीय जनता पार्टी जो इतने विशाल हो चुकी, पूरे विश्व में उससे बड़ी पार्टी कोई नहीं, उससे ज़्यादा फंड किसी पार्टी के एक पार्टी के पास नहीं। और ये जो सब कुछ प्राप्त किया गया है, पिछले 11 वर्षों की जो उपलब्धि है उसमें बहुत सारे जो नेगेटिव कारण है, वो कहते हैं कि बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा, बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में ब्रिजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और टैनी जो हैं, टैनी साहब जो राज्य मंत्री थे होम के, उनके बेटे ने जो किया, या जो प्रज्ञा ठाकुर ने संसद के अंदर कहा, या जो रमेश विधूड़ी ने मुसलमानों के लिए लोकसभा के अंदर कहा, या जो प्रवेश गर्ग साहब ने जमुना के किनारे कहा, या जो अनुराग ठाकुर ने गोली मारो का नारा दिया, किसको मारो गोली, तो इन सब बातों पर हम विचार करें तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो स्ट्रेटजी तय की जा रही है उसमें जो 37% वोट है भारतीय जनता पार्टी का, 36-37 के बीच का वोट प्रतिशत उनके पास आता है। तो राज्यों में जो चुनाव है अगर जीता जाए, और दोनों राज्य, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और बंगाल में ममता दीदी दोनों ही क्रिटिकल हैं,
दोनों का, हालांकि एक ममता दीदी बहुत जुझारू है, डरने वाली नहीं है, परंतु नीतीश कुमार द्वारा जो पूरा सरेंडर कर दिया गया है, क्या उसके तहत और उनका जो मानसिक इस समय परिस्थिति है, वो क्या चुनाव लड़ने लायक है? उन्होंने अपने बेटे को इसी रीति नीति के अंतर्गत बिहार के धरातल पर, उस चुनावी धरातल पर जहां जीत अभी संभव दिखाई नहीं देती, इसी रणनीति के तहत उतार दिया है। और क्या कांग्रेस जो है अपना तालमेल बिहार में तेजस्वी यादव साहब के साथ क्या उस रूप में बना पाएगी कि जिसमें हम कह देते हैं कि कड़ी से कड़ी जुट गई और अब ये बंधन जो है वो एकाकार हो गया, उस प्रकार से उनका मुकाबला कर पाएगा? और बीच बीच में ये खबर भी आती है जैसे राहुल जी आज अमेरिका में हैं, तो क्या भारतीय परिवेश में यहाँ की जो रणभूमि है उसको छोड़कर बाहर जाना उचित है? तो मेरा मानना ये है कि जो बिहार का चुनाव है उसका बिगुल जो है वो बजा दिया गया है। हालांकि नवंबर में चुनाव है, अभी 5 से 6 महीने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसे ही बंगाल के जो चुनाव है वो अगले साल मार्च अप्रैल में होने जा रहे हैं। सुगबुगाहट अभी से शुरू कर दी गई है और जो परिणाम आ रहे हैं उसमें आप देखें हर कोई उठता है। महेश शर्मा जैसे जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो कोसने का काम कर रहे हैं। ऐसी रणनीति बनाई गई है कि एक आदमी को हल्लाशेरी दी जा रही है और उसके एवज में दूसरा व्यक्ति जो जिम्मेदार है वो ये कह देता है कि हमारा पार्टी का ये लाइन का ये बयान नहीं है, हमारा बीजेपी से इस बयान के साथ हम अपने आप को नहीं जोड़ते, वो उनका निजी बयान है। जबकि इन विवादास्पद लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने ही टिकट देकर उनकी चुनाव प्रचार करके उनको जिता के लाया गया है। जैसे निशिकांत हैं, वो गोड्डा से हैं, 4 बार के सांसद हैं, 2009, 2014, 2019, 2024। तो मेरा मानना ये है कि ये जो सारी बातें हैं, क्या इनको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी टीवी जो कवरेज है वो ये बताने लगी है अब कि बीजेपी की जीत पक्की है। रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ रहता है हमेशा। उनका एक पार्शल सा, एक पलड़ा जो तराजू का है वो झुका सा रहता है। तो इसमें जो दिल्ली ने फैसला दिया है, क्या बिहार भी, या जो हरियाणा ने फैसला दिया, क्या बिहार भी इस प्रकार का फैसला दे पाएगा? और क्या बंगाल जो है उस ममता दीदी की जो धनक और धमक है बंगाल में उसको तोड़ पाएगी? हम ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वगुण संपन्न, हालांकि बीजेपी अपने आप को मानती है परंतु है नहीं। तो ये जो अब सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि संघ परिवार और बीजेपी की नज़रें दिल्ली के बाद बिहार और बंगाल पर पैनी दृष्टि से हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के लिए सिरदर्द थे, परंतु उन्होंने उस सिरदर्द को ख़त्म कर दिया है। क्या इसी प्रकार ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस को भी ये चुनौती जो बनी हुई है, क्या उनको भी इस प्रकार से ख़त्म किया जाएगा? और क्या नीतीश कुमार को चुनाव होने तक उनकी जो इच्छा है, एक बार बीच में जो एक शोषा भी छोड़ा गया कि साहब उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हमारे लिए वो उनकी जोड़ी जो है वो मोदी साहब के साथ बहुत ही उच्च कोटि की रहेगी, उत्तम रहेगी, परंतु पलटू राम जो है ये नाम हमने नहीं दिया। और बार बार जो है बीजेपी ने उनके विषय में क्या क्या नहीं कहा, और यहाँ तक अमित शाह साहब ने कह दिया कि हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार का दरवाज़ा जो है बीजेपी के लिए बंद है। परंतु इन खबरों के साथ साथ
जब मौका आता है तो दरवाज़ा कैसे खुल जाता है, किस प्रकार खुल जाता है। पुरानी बातों को जब एक गड्ढे में डाल दिया जाता है राजनीतिक कारण की वजह से, तो क्या ऐसा होगा, ये जो विपक्षी गढ़ है ये क्या किला फतेह कर पाएगा। और ममता दीदी तो घोषणा कर चुकी है, वो तो अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में इस प्रकार के गठबंधन जो हैं वो नहीं चल पाएंगे। और जो एक मैं निजी तौर पर भी महसूस करता हूँ, जो तेजस्वी यादव हैं वो कभी कभी बचपने, क्योंकि उम्र कम है उनकी, कभी कभी बचपने वाली हरकतें वो कर देते हैं। तो क्या वो इतने सीरियस इन चुनावों को लेकर जैसे कि नज़र आता है वो हो पाएंगे। इंडिया जो गठबंधन है वो ममता दीदी उनकी परवाह नहीं कर रही है, बल्कि ममता दीदी ये चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन का जो सिरमौर है वो मुझे बना दिया जाए, मैं बंगाल में रहकर इंडिया गठबंधन को मजबूती से चला पाऊंगी, ऐसा उनका मानना है। अब मोदी साहब और शाह साहब जो हैं वो बंगाल की रणनीति को अकेले गुपचुप तरीके से कर रहे हैं। ये दाव जो बंगाल में वो खेल रहे हैं बंगालियों के साथ, या वहाँ के जो 30% मुसलमान हैं, क्या ऐसा बिहार में भी संभव हो पाएगा। और जैसा अभी आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय भी आया, क्या वो इन चुनावों में बाधक बनेगा, क्योंकि ना तो बीजेपी के पास कोई ऐसा मुस्लिम नेता बचा है और ना ही वो चाहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट मिले। तो इन सब बातों को देखते हुए जो परिस्थिति है वो बहुत विकट है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 70% हिंदू आबादी जो है उसको साधने में जुटी रहती है, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो बिहार हो। अब अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो अगर हम 2021 के जो बंगाल के चुनाव थे अगर उनको देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 50% हिंदुओं और 7% मुसलमानों ने वोट दिया था, जबकि वहाँ पर 30% कुल जनता का, कुल वोटर्स का 30% मोहम्मदन जो है मुस्लिम वोट है। और टीएमसी को 39% हिंदुओं का वोट मिला था। और गौर करने लायक बात यह है कि 75% मुस्लिमों का वोट उनको मिला था। तो ऐसे में 2026 के जो चुनाव हैं बंगाल के, उसमें भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर क्या चुनाव जीत पाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी, संघ और विश्व हिंदू परिषद, उनका जिस प्रकार रामनवमी का मौके को उन्होंने भुनाने की भरपूर कोशिश की, जिस प्रकार हनुमान जयंती में उन्होंने सभी जगह जुलूस निकालकर इस मसले को गर्म करके अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, राम राज्य की स्थापना के लिए जो वीएचपी ने भारतीय जनता पार्टी और संघ के बैनर तले रामनवमी की रैलियों को लीड किया। दक्षिण बंगाल में वीएचपी के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने बताया कि हमने राज्य भर में 300 से ज़्यादा रैलियां निकाली। क्या अब ये वहाँ पर 2.5 करोड़ लोग कहने को है कि शामिल हुए, क्या इस कार्ड को अब इस तरह से बुनाया जाएगा कि और सारे मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी के हों, चाहे वो महंगाई के हों, चाहे पेट्रोल रेट के हों। आज अगर हम देखें, एक बड़ी विचित्र बात ये भी हुई है कि टाइम्स जो मैगजीन है, टाइम्स वालों ने पहली बार, हालांकि 4 वर्षों से मोदी साहब का उसमें जो 100 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनमें नाम नहीं आ रहा था, परंतु एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हुई है कि 100 नाम जो उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई उसमें एक भी हिंदुस्तानी का नाम नहीं है। उपलब्धियों के नाम पर भारत जो है वो पासपोर्ट के उसमें जो ग्राफ होता है पासपोर्ट का, 4-5 उसके मापदंड होते हैं, उसमें नीचे गिरता जा रहा है। क्या ये जो
स्वर्ण का रेट जो है, जो गोल्ड का रेट जो है, क्या ये हम पर भारी पड़ेगा? क्या जो डॉलर है वो हमारी इकोनॉमी को डाउन करने में सहायक होगा? क्या हम उसके रेट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? और क्या हमारी जीडीपी, जिसके जो मापदंड उसमें निर्धारित किया गया था कि हमारी जीडीपी इतनी रहनी चाहिए, परंतु उसको घटाकर कम कर दिया गया, तो ये जो अकोमोडेशन है फाइनेंशियल, उसमें क्या सीता रमन जो हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, क्या वो इन सब बातों पर गौर करके जनता पर इस प्रकार का प्रभाव डाल पाएगी कि उनको, जो भारतीय जनता पार्टी जगह जगह ये कहती है कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, परंतु महाराष्ट्र का देखा जाए तो उसमें उनको पूरा वायदा नहीं निभाया जाता और 8 लाख महिलाओं को उसमें से किसी भी तरीके का बहाना बनाकर निकाल दिया जाता है। फंड्स नहीं है, हमारा जो कारोबार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। भारत का जो कर्जा है वो 225 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इन सारी बातों को अगर समग्रता से देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज जो देश की विकट परिस्थिति है उसमें मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? देखने वाली बात ये होगी। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फंक्शन करती है, उत्सव मनाती है, उसमें धूमधाम से पैसा खर्च करती है, क्या इस पैसे को भारत में जो डेवलपमेंट है उसके लिए खर्च ना करके अगर हम कावड़ियों पर फूल बरसाते रहेंगे और मुसलमानों के मकान जो हैं, अभी आपने देखा कि यूपी के अंदर भी एक ऐसी बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है कि इसको यथास्थिति बनाए रखा जाए वक्फ बोर्ड के, उसके बावजूद भी यूपी में मस्जिदें गिरा दी जाती हैं। जैन मंदिर हाई कोर्ट में अगले दिन तारीख थी, उसको गिरा दिया जाता है। बीएमसी के 2022 के बाद चुनाव नहीं करा पाती बीजेपी सरकार। तो इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो प्रश्न बहुत शाश्वत खड़े हैं। इन शाश्वत प्रश्नों के उत्तर हमें आने वाले भविष्य में मिलेंगे या अनुत्तरी रह जाएंगे, या उनके जवाब हमें नहीं मिल पाएंगे। और जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहा जाता है विश्व की सबसे अनुशासित पार्टी है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, परंतु अगर आज हम देखें तो ये बड़बोले लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। जो 10 सबसे बड़े जो जहर मुझे तीर छोड़ने वाले हैं उनमें योगी साहब का नाम सर्वोच्च स्तर पर लिया जाता है, उनमें मोदी साहब का नाम भी है, शाह साहब का नाम भी है, और असम के जो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं उनका नाम भी है, उसमें अनुराग ठाकुर का भी नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम है। तो आने वाले समय में ये देखना होगा, इन 2 राज्यों पर पैनी दृष्टि बनाए रखनी होगी। खास तौर से जो बिहार है, मुसलमानों के मसले पर नीतीश जी क्या कहकर वोट मांगेंगे, जैसा कि हमारे जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी मुसलमानों का वोट चाहिए, परंतु वहाँ चुनाव हो चुका है, उनकी पारी खत्म हो चुकी, 5 साल के लिए वो फ्री हो चुके। तो बंगाल और बिहार, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो शतरंज बिछाई है, जो शय और मात का खेल शुरू किया है, उस खेल में अच्छी शतरंजबाज सिद्ध हो पाएगी। आने वाले समय में हमारी पैनी दृष्टि इस पर बनी रहेगी और हम आपके साथ अपने विचार साझा करते रहेंगे। मेरी एक प्रार्थना है कि इस पूरे एपिसोड में जो आपको बात अच्छी लगी हो, जो हमने पॉइंट नहीं छू पाए क्योंकि समय सीमा सीमित होती है, तो आप अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, खुलकर बात करें। अगर हमारी कोई भाषा में, हमारे किसी पॉइंट में आपको कुछ ऐसा नज़र आता, हम पारदर्शी तरीके से अपनी विवेचना को करते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा। देखने वाले मेरे व्यूअर्स भाई जो हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं या जो सब्सक्राइब करते हैं, उनको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर से प्रार्थना कि आप मेरे इस चैनल को, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमें
मॉरली मेंटली आपकी ताकत की ज़रूरत होती है। हमें आपसे फाइनेंशियल किसी भी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। हम अपने विचारों को आपके विचारों के साथ तालमेल बनाकर जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और इसके साथ ही हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने सुझाव भी दें। कोई विचार, कोई विषय अगर आपके दिमाग में आता है तो हम उस पर भी बहस कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।